ओके, जस्ट चलो। तो देखो, कल जो मैंने आपको बताया था, हम उसी से जो है आगे अब अपनी बात शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे जो है लाइट का, जिसे आप कहते हैं कि ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हमने पहले क्या पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा लाइट का जैसे जो वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, और फिर हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा। और कल की क्लास में हम जो बात कर रहे थे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से दी, तो लाइट को अगर वेव मानते हुए, यानी मैक्सवेल के हिसाब से अगर चलें, ये तो अपन लिख चुके कल, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार थोड़ा सा 2 4 5 मिनट अपन रिकॉल तो करते ही है पूरा। तो उसमें क्या था कि लाइट को अगर आप वेव मानते हो, ठीक है, तो लाइट की एनर्जी जो होती है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, वो उतनी ज्यादा उसकी जो है एनर्जी होती है, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज थी इसके अंदर। ठीक है, ये बात इसमें जो है ध्यान रखने वाली थी आपको कि ई इज इक्वल टू साई स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर होता है। तो ज्यादा एनर्जी बढ़ानी है, और इससे सिर्फ कलर, इससे जो जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइट की तीखापन, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम बार बार लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज कर करके उसमें इंसिडेंट करते हैं, तो हमने क्या देखा कि एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जब हमने ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और जो है अपने जो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट के बीच में जब हमने बनाया, या एम्पलीट्यूड कह लें, उसके बीच में बनाया, तो हमने क्या देखा कि जो है वो ग्राफ हमें ऐसा मिला। ऐसे ग्राफ में क्या बताया कि भाई ब्राइटनेस आप बढ़ाई जाओ, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है आ, ये जो आपका वेव नेचर ऑफ लाइट समझाने में असमर्थ रहा, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, फिर जो है हमने कोशिश करी इसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन करने की। तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से लाइट की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऐसे। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कलर, कलर उसमें अगर चेंज होता है तो कलर चेंज होता है लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यानी जैसे मतलब आप फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हो तो अलग अलग रंगों की लाइट जो है ना वो जाएगी। जैसे आप बात को समझो, कल भी हालांकि मैंने समझाई थी आपको बात भी, एम्पलीट्यूड का चेंज होना क्या होता है, मान लो रेड कलर की लाइट है, तो ये रेड कलर की लाइट एक जा रही है। ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड चेंज करोगे अगर आप, तो उसका जो है ना, जैसे आप ये समझो कि उसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ जाएगा मीन पोजीशन से, लेकिन जो है उसकी वेवलेंथ उतनी रहेगी, मतलब उतनी वेवलेंथ रहती है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। जैसे वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है ना, ये वॉयलेट है, तो ये ऐसे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। ठीक है ना, अगर आप फिर वॉयलेट की इंडिगो की बात करते हैं तो थोड़ी सी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी ऐसे कहते कहते यानी कलर चेंज होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनमें जैसे जैसे वेवलेंथ आप बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी मतलब आप कम करेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज होना आपको दिखेगा इसके अंदर ऐसे। ठीक है ना, तो प्लैंक के हिसाब से अगर हम चलें तो हमने क्या किया, कलर ऑफ लाइट बदला बार बार। जैसे सबसे पहले हमने शुरू किया रेड से। ठीक है, फिर रेड के बाद हमने क्या किया, फिर ऑरेंज से, फिर हमने क्या किया, फिर जैसे जो है येलो से, फिर ग्रीन से, फिर ब्लू से, इस तरह से हमने कोशिश करी। और हमने देखा कि क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि प्लैंक के हिसाब से एनर्जी लाइट की बढ़ती है अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, सबसे लो एनर्जी की होती है उसके हिसाब से, और जो है वॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है। तो ये करने पर हमें जो ग्राफ मिला लास्ट क्लास में जो मैं बात कर रहा था, वो ऐसा ग्राफ कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी और की बार जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ ऐसा ग्राफ।
बोलो समझ आ रही मेरी बात? तो अब इसमें क्या है कि यहाँ तक हमने बात की थी, थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराना, मैंने इस पोर्शन में लिखवा दिया था आपको, नोट्स वगैरह लिखवा दिए थे? कहाँ तक कुछ लिखवाया था या मैंने कहा था समझो समझो, आज मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, बताना। सर कुछ लिखवाया नहीं। है? सर लिखवाया नहीं कुछ, बस ग्राफ बनवाया था ये लास्ट में। अच्छा, लिखवाया कुछ भी नहीं था? नो सर। अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ जरा, मैंने जो लास्ट पेज था उसी को देख लेते हैं अपने। जस्ट मिनट। ये सब लिखवाया हुआ है ना ये सारा? तो ये तो सारा लिखवाया हुआ मैंने, है ना? फोटो लेटर ऑन द बेसिस ऑफ, ये लिखवाया है बेटे, ये सब लिखवाया हुआ है। लास्ट का पेज हो सकता है कि मैंने क्या दिया हो आपको। फोटोलेट इफेक्ट सारा लिखवाया है बेटे। तो खैर फिर भी हम जैसे बात कर लेते हैं एक बार, ये फोटोलेट इफेक्ट से अपन 2-3 मिनट लगा ही लेते हैं इस पर। फोटोलेटर इफेक्ट बताया मैंने कल आपको, तो इसमें जो है कोई ना कोई मेटल पर जो है इस तरह से, यहाँ पर कोई मेटल है उसके ऊपर हमने जो है लाइट इंसिडेंट करके देखा था। पहले तो हमने समझा इसमें, कल जो करवाया था मैंने आपको, उससे पहले तो हमने समझा फिनोमिना क्या है, कि फोटोलेटर इफेक्ट होता क्या है। फिर हमने देखा कि अगर ये मैक्सवेल के हिसाब से अगर हम चलते हैं कि भाई अगर लाइट को वेव मानते हैं तो लाइट की एनर्जी वेव के हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से लाइट की एनर्जी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, जो कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात की थी। उसके बाद आगे जो है उसमें पेज नंबर 31 पे चलते हैं अपने। ठीक है, इसमें क्या था कि जैसे ऑन कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ये वेव से कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो ये ग्राफ मैंने आपको बनवा दिया था। ठीक है, तो करा हुआ है बेटे। ठीक है, अब उसके बाद आती है प्लैंक की बात। ठीक है, ये हम इस पर थे। तो प्लैंक के हिसाब से लाइट को अगर पार्टिकल मानते हुए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अपने पास क्या आता है कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताया था इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कलर चेंज होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे ये लिखा हो विप्योर में इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमने लास्ट जो बात की थी वो शायद मैंने आपको जो है वो शायद मैंने आपको कहा था कि भाई ये आप समझ लो एक बार, बाकी हम डिस्कशन कल करेंगे। ओके, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पेज जो है, वो क्या था कि ये देखो, ये मैंने आपको समझाया था, ये ग्राफ है ना, तो लास्ट हम इस ग्राफ में थे। चलिए, तो हम जो है अब अपन आते हैं अपने मुद्दे की बात पर आते हैं और अपने वापस जो है अपने काम पर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए, बात करते हैं अपने, क्या चीज है कि जैसे इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ऑन कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ between the kinetic energy of photoelectrons and the frequency of incident light.
we get the following observations. ठीक है, आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो है ये क्या है कि जो है जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ग्राफ कैसा आता है। जैसे ये हमने, ठीक है, ये जैसे हमने इधर क्या लिया, इधर इस तरफ हमने लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ये जो लाइट से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बाहर निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इधर जो है हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इलेक्ट्रोड पर आकर लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो हमें ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, ये जो हमें ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ ऐसा मिलता है। ठीक, तो ऐसा ग्राफ मिलने पर इसके ऑब्जर्वेशंस या कहते हैं एनालिसिस जो है वो क्या क्या आती है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन with a positive slope. This means that the kinetic energy of photoelectrons increases on increasing the frequency of incident light. ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि भाई जो है यहां पर आप कह सकते हैं हेंस photoelectric effect can be successfully explained considering light as a particle. इसका मतलब जो है कि लाइट को पार्टिकल मानते हुए हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बात बिल्कुल सही यहाँ पर समझ आ रही है। ठीक है, ये तो ये एक बात, लेकिन अब हम इस ग्राफ की एनालिसिस करेंगे यहाँ पर कि ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू हो रहा। ये ग्राफ जो है ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा। आप ये बात लिख लो, फिर थोड़ा सा मैं आपको बात समझाऊंगा, तो फिर हम बात करेंगे। एक बार ये लिख लो, आप लिख लिया सबने क्या? ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया तो जो है हम जरा, हाँ जी बोलो बेटा। थोड़ा सा रहता है। हाँ लिख लो कोई बात नहीं। ओके,
तो अब देखिए क्या है सर हो गया। हाँ जी ठीक है बेटा, ग्राफ पर चलते हैं हम दोबारा। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब मैं जरा समझाऊंगा तो थोड़ा सा ये गंदा मंदा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बात समझने की कोशिश करनी है। यानी आप समझो कि इस पॉइंट तक, जैसे अब इस पॉइंट पर यहां तक अगर अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर अपन ध्यान से देखें बात को, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जहां तक मैं ये ग्राफ में इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आप देखोगे, यहाँ वाला, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। हालांकि आपने यहाँ तक कोई फ्रीक्वेंसी तो दी होगी ना, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ जीरो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो यहाँ पर आके मान लो इसको न्यू नॉट लिख देते हैं, यहाँ तक आपने कुछ फ्रीक्वेंसी तो दी है। अब जब आपने फ्रीक्वेंसी दी है इतने पोर्शन की फ्रीक्वेंसी, इस पोर्शन की फ्रीक्वेंसी को मान लो मैं ऐसे, इससे एनर्जी जो निकलेगी, ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिखी मैंने, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू नॉट। आपको पता है ना, एनर्जी जो बताई मैंने आपको लाइट की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। तो पर्टिकुलर अगर अपन यहाँ तक बात करें, यहाँ तक मान लो फ्रीक्वेंसी जो है वो मान लो इस पॉइंट पर न्यू नॉट है, जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कब आएगी भाई, जैसे मान लो एक एटम बनाता हूँ और उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, ठीक है। अब जब लाइट इंसिडेंट आपने करी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर, जब इस लाइट की एनर्जी से जब टूट के बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा भागेगा, जब तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलेगा जब भी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ना। तो अभी आपने जो एनर्जी दी, ये एच न्यू नॉट, यहाँ तक की एनर्जी मान लो, एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ तक की लगी, उससे रिलेटेड जो एनर्जी है, जो मान लो मैं उसको ई नॉट लिख देता हूँ, तो यहाँ तक की जो एनर्जी आपने दी, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं जनरेट कर पाई, बाहर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाई। हाँ, इसके बाद जब आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी हुई ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जब उसमें वेलोसिटी जनरेट होगी तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी अभी जो है इसमें जनरेट ही नहीं हुई, यहाँ तक की इतना तो आपकी एनर्जी जाया चलेगी जो आपने दी, यानी लाइट ने जो एनर्जी दी इतनी, यहाँ तक की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जब आप उससे आगे जब चले जाते हैं तो फिर लगातार ये बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है, ये क्या हुआ, इतनी इतनी एनर्जी कहाँ चली गई, ये जो एनर्जी है कहाँ चली गई। तो इसको समझते हैं अपने एक बात से, जैसे मान लो एक कुर्सी है, ठीक है, एक कुर्सी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक कुर्सी है, उसके पाए होते हैं 4, ठीक है, ये रखी हुई है फर्श पे, आपके घर में कुर्सी या सोफा रखा हुआ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आपने इसको क्या करना है, मूव करना है, इसको धक्का मारते हो, इस पर आप फोर्स लगाते हो, आपने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, 1 न्यूटन लगाई, लेकिन क्या हुआ, ये कुर्सी हिली नहीं। तो जब तक कुर्सी हिलेगी नहीं तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब तक ये कुर्सी हिलेगी नहीं। देखो, एक एनालॉजी बोलते हैं इसको, एनालॉजी मतलब कोई रियल लाइफ सिचुएशन से आपको मैं कोई बात समझाने की, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन ये कुर्सी हिली नहीं अभी। क्यों नहीं हिली भाई ये कुर्सी, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ जो फ्लोर है, जो फ्लोर है और ये जो इसका पैर है, कुर्सी के जो पैर जिस फर्श पे रखे हुए हैं, उनके बीच में आपको पता है क्या होता है, उनके बीच में होता है फ्रिक्शन। तो अभी क्या है कि 1 न्यूटन का फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन के फोर्स सफिशिएंट नहीं है इस कुर्सी को धक्का मारने के लिए, मतलब ये इसको उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं जनरेट कर सकता। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब तक
कोई स्पीड नहीं आएगी, इसको धक्का नहीं लगेगा, जब तक ये सोफा या कुर्सी चलेगी नहीं, जब तक आगे की तरफ चलेगी नहीं, मूवमेंट नहीं होगी, तब तक आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं। आपने क्या किया, फोर्स बढ़ाया, 2 न्यूटन कर दिया, फिर भी नहीं ली, 3 न्यूटन कर दिया, फिर भी नहीं ली, 4 न्यूटन कर दिया, फिर भी नहीं ली। ऐसे मतलब डिपेंड करता है कितना भारी है, कितना इसमें कितना फ्रिक्शन का फोर्स है। सपोज करो 5 न्यूटन तक आकर, 5 न्यूटन पर आते ही क्या किया, क्या वो फोर्स इतना हो गया, ये वाला फोर्स इतना हो गया आपके पास कि दैट इज सफिशिएंट टू मूव दिस सोफा या चेयर। तो फिर क्या होगा, ये चेयर आगे घूमने लगे, आगे मतलब चलेगा, तब इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है बाकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, जीरो नहीं होगी इसके अंदर, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि 5 न्यूटन तक का आपका जो फोर्स था वो जाया हो गया, खर्च हो गया। किस चीज में खर्च हो गया, जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स था उसको उसको कवर अप करने में या उसको सुपरसीड करने में खत्म हो गया। ठीक है, इतनी एनर्जी तो आपकी सिर्फ उसको हिलाने से पहले पहले ही खर्च होगी। उसके बाद अब आप फोर्स बढ़ाओगे, 7 न्यूटन 6 न्यूटन करोगे तो उतनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या है कि शुरुआत में जो आपके 4-5 न्यूटन थे वो सिर्फ इसको काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने में खर्च हो गए आपके। क्यों, क्योंकि जो था बीच में फ्रिक्शन था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जैसे ही आप पहला न्यूटन का फोर्स भी लगाते तो भी आप कुर्सी चलने लगती है। लेकिन फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो है कुछ ना कुछ फोर्स का पोर्शन जो है वो कंज्यूम हो गया। उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, तब फिर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ताकत से ये सोफा आगे जाएगा। सिमिलरली यही सीन एक एटम के अंदर होता है। क्या आप एक बात को समझिएगा कि जब आप एक एटम की बात करते हैं तो एटम में भी क्या होता है कि जैसे एक एटम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर आपको पता है खूब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बाहर चक्कर लगा रहा था इलेक्ट्रॉन, जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन को, हर मतलब न्यूक्लियस को अपना इलेक्ट्रॉन प्यारा होता है, वो उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, आकर्षित करके रखता है। इसको आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। कुछ ना कुछ ताकत से खींच के रखता है अपनी तरफ। और ये सबसे कमजोर होती है, जो ये एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वालों में सबसे कमजोर होता है आकर्षण का या अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि एटम्स बड़े बड़े होते हैं। जैसे कल भी मैंने बात की थी कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट राइट जाते हैं ना, तो सबसे बड़े एटम्स जैसे आप देखो सोडियम मैग्नीशियम, है ना, ऐसे चलते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो इनके साइज क्या होता है, आगे से आगे घटते चले जाते हैं। ये बात हमने 11th में पढ़ी, अब डिटेल में आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है ये चाहे कम है पर जीरो तो नहीं है ना। अब क्या है कि आपने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करी, जो लाइट की एनर्जी क्या करेगी कि इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, तो लाइट की एनर्जी जो है सपोज करो 5 जूल्स है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है कि 5 जूल्स का जस्ट मनगढ़ंत वैल्यू रख लो 5 जूल ऐसे, कि वो जो है इस अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पा। तो फिर हम क्या करेंगे, लाइट की एनर्जी बढ़ाएंगे। लाइट की एनर्जी बढ़ाएंगे, जैसे हमने क्या किया, मान लो जो है इसका जैसे ऑरेंज कलर की डाली, ठीक है, लाइट की एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे लाइट की एनर्जी बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली कुछ पोर्शन तो लाइट का जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप करने में कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप हायर जो एनर्जी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ग्राफ को बनाते हैं ऐसे, तो इतना जो पोर्शन होता है ग्राफ का, यानी इतनी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी या इससे रिलेटेड अपन इससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी कहें, ये तो सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाती है। ठीक है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ब्रेक करने में इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो जाती है। उसके बाद जो फर्दर एनर्जी लगती है, फ्रीक्वेंसी जो आप बढ़ाते हैं, उसके बाद वाले पोर्शन में जब आप बढ़ाते हैं, ये जो आप बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी रखते हैं उस हिसाब से उसमें काइनेटिक एनर्जी भी जो है जीरो की जगह पर बढ़ती चली जाती है जितना ज्यादा। तो क्या होता है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो जो है इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से तोड़ना पड़ता है, तो उस तोड़ने में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, ये जो पोर्शन है, इतनी जो फ्रीक्वेंसी कंज्यूम हो जाती है, जिसको कि मैंने न्यू नॉट लिखा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी मैं लिखवा देता हूँ आपको सारा। और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है, इसको हम डब्ल्यू नॉट लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मैं भी लिखवा दूंगा, आप सिर्फ बात को समझते चलो। ये क्या होता है, ये अलग अलग एटम्स में अलग अलग होती है इसकी वैल्यू।
क्यों भैया आप समझ सकते हो, अगर मेरे पास सोडियम है, ठीक है, ये तो है सोडियम, ठीक है, और ये है मेरे पास पोटेशियम। तो अब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा हो, वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को तोड़ने में जो एनर्जी लगी वो, तो वो सोडियम का ज्यादा होगा ना। ये सोडियम साइज में बड़ा, आपको पता है ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ते हैं, एटम्स के नीचे जाते हैं साइज बढ़ते हैं क्योंकि शेल बढ़ती है। तो सोडियम से पोटेशियम का वर्क फंक्शन अगर आप बात करें, सोडियम का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, छोटे एटम्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं न्यूक्लियस से, जबकि बड़े एटम्स में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होते हैं, तो थोड़ी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जबकि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए ग्रुप वन के भी हम बड़े बड़े एटम्स लेते हैं इसके अंदर, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो बड़े बड़े एटम होंगे, जितना बड़ा होगा लाइट के, क्योंकि लाइट की एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो आप समझ सकते हैं इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, ठीक है ना। तो वो जो है, जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, ये वर्क फंक्शन जो कहलाते हैं, अलग अलग एटम्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए लाइट की, वो वर्क फंक्शन फिक्स वैल्यू है हमेशा, पोटेशियम के लिए फिक्स वैल्यू, हाँ, मगर अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग वैल्यू, इसलिए आपको याद नहीं करना। अगर कोई एक कांस्टेंट होता है जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, तब तो मैं आपको कहता भी वैल्यू याद रखो, लेकिन कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन अदर अलग अलग एटम्स अलग अलग है, तो फिर टेंशन नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, लेट इट गो। आपको तो सिंपली क्या करना है कि जो है पता होना चाहिए भी एक चीज के लिए, एक एटम के लिए कांस्टेंट होता है, बाकी क्या है कि ये अलग अलग वैल्यूज आती हैं सबके लिए, ठीक है, समझो मेरी बात को। तो यहाँ पर अब जो है जितना मैंने बताया, इस चीज को अपन जो है समराइज कर लेते हैं, इस चीज को अपन जो है शब्दों में डाल लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है, पहले आप बताओ, कुछ पूछना है तो पहले उसकी बात करें। एनी डाउट्स, कुछ पूछना है, समझ आ रही है मेरी बात सारी, ओके। तो मैं मान के चलूं आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो उस हिसाब से फिर मैं अब जैसे आगे आपको लिखवा देता हूँ इसके अंदर, देखिए कैसे। जी सर। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख रहे थे कि जैसे मैंने ग्राफ को थोड़ा सा गंदा कर दिया, मगर आपके पास तो ये साफ है। तो जो है यहाँ पर आप क्या करना, आपके पास जो ग्राफ है उसमें यहाँ पर आप न्यू नॉट लिख लो, बस इतना सा करना, इस लोकेशन पर जहाँ पर जो है ब्रेक इवन पॉइंट है, ये इस पर आप ऐसे न्यू नॉट लिख लो, ठीक है। तो उसके बारे में ओके, जैसे ही अपना आपको पता ही है, जो अगर आप में से कोई नया है तो बात अलग है, आपको पता है कि जैसे ही हमारा टाइम अप होगा 10 मिनट बाद, तो यू विल अगेन लॉग इन विद द सेम जो लिंक, और वापस आप क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके, अब देखिए क्या चीज आती है इसके अंदर। इट इज ऑब्जर्व दैट the graph does not originate, प्लीज अपना माइक बंद कीजिए, किसका माइक ऑन हो गया। Does not originate from the origin. This is because some part of frequency and henceforth and hence energy of incident light is consumed in
breaking the nuclear attraction, nucleus का attraction on the electron. ठीक है, तो this minimum frequency required to break nuclear attraction is called threshold frequency. इसको आप क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या कभी कभी इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं. ठीक है, एंड the energy associated with threshold frequency is called work function, या कभी कभी इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या क्रिटिकल एनर्जी भी बोल देते हैं. ठीक है, एक चीज है, जहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में आप लिख लो, इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो होता है न्यू नॉट, इस तरीके से. और क्रिटिकल एनर्जी के लिए हम लिखते हैं डब्ल्यू नॉट. ठीक है, इसमें लिख सकते हैं न्यू नॉट and W naught are constants for different atoms, but they have different values for different atoms. As the extent of nuclear attraction is different in various atoms. अलग अलग एटम्स में न्यूक्लियर अट्रैक्शन का एक्सटेंट भी जो है ना अलग अलग होता है, तो इसलिए जो है ये भी अलग अलग इसमें आता है. अब देखिए इसमें क्या है कि hence kinetic energy is generated
इन इलेक्ट्रॉन्स, या ये कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स only when nu is greater than nu naught, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं और h nu is greater than h nu naught, या h ये कह दें कि जो एनर्जी आपने दी दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। ये बात आप समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी जब भी जनरेट होगी जब आप लाइट इंसिडेंट जो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके लिए उसकी जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे अधिक होगी। अगर उससे कम होगी, जैसे आप देखो ग्राफ अपन ने ऊपर बनाया था, तो ग्राफ में क्या देखा हमने कि जहां पर ये आपके पास ये न्यू नॉट है, इससे कम अगर आपने फ्रीक्वेंसी दी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, यानी यू विल नॉट बी या लाइट विल नॉट बी सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग डाउन व्हाट, इन ब्रेकिंग डाउन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उस न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। तो जब न्यू नॉट से ज्यादा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, या ये कहते हैं कि जो एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग अब न्यू से इसकी क्या हो जाएगी एनर्जी एच न्यू, इसकी एनर्जी क्या है एच न्यू नॉट। तो जब एच न्यू नॉट से बड़ा हो, ठीक है ना, उस सिचुएशन में क्या होगा आपके पास कि इलेक्ट्रॉन जो है ये टूट के बाहर निकलेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस चीज को अपन आगे, ठीक है ना, टाइम अप होने वाला है तो आपको बताइए क्या करना है। आपने जो है वापस से उसी लिंक पे जाना है और दोबारा से क्लिक करना है और हम क्लास अपनी रिज्यूम करेंगे। फिलहाल 1 मिनट है तो भी अपन पढ़ते हैं। तो हम क्या चल रहे हैं, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है उस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर हम मैथमेटिकली समझें इस चीज को तो क्या चीज आती है, यहाँ लिख सकते हैं आप आगे, ये तो कह रहा हमने एक्सप्रेशन जो की थी, हेंस मैथमेटिकली इससे ज्यादा होगा, इससे जो ज्यादा होगा जो आप इंसिडेंट करा रहे हैं वो ये है, और मिनिमम चाहिए वो ये है, तो इससे जब ज्यादा होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मान लो आपने आपको वर्क फंक्शन किसी चीज का, यानी जिसे आप एच न्यू नॉट बोल रहे हो, 5 जूल्स की एनर्जी चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, और आपने जो है 20 जूल की एनर्जी जो है दी, तो वो आपने एच न्यू जो मान लो 20 जूल की दी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, 15 जूल। 15 जूल कैसे आई कि 20 जूल्स की आपने एनर्जी दी, जिसमें से 5 जूल पहले तो वो तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को तोड़ने में कंज्यूम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन की, 15 जूल्स। समझ आ रही मेरी बात। तो ये जो है जो आपके पास जो एक्सप्लेनेशन जो है इसके अंदर ये आ जाती है अपने पास। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, तो यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये आती है आपके काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं इसमें अलग अलग एक्सप्रेशन दे दूं, मेन तो यही है, ये आप याद रख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच बाहर कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो अपन बात करते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है इसको आप और भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे जैसे आपको पता होगा न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं एच इंटू, जैसे एच न्यू की जगह पर लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेमडा नॉट जो होता है इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या क्रिटिकल वेवलेंथ बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, ये थ्रेशोल्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है,
थ्रेशोल्ड जो होता है ना, थ्रेशोल्ड का थ्रेशोल्ड की अगर आप बात करोगे, वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ थ्रेशोल्ड, ठीक है, हिंदी में इसको दहलीज बोलते हैं। क्या होता है दहलीज, समझते हो आप? हिंदी में तो क्या, उर्दू का वर्ड है, मुझे तो यही आता है। दहलीज का मतलब समझते हो आप? एनीबडी? नहीं? गूंगे हो गए हम सारे है भाई। दहलीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कमरा है, रूम है, तो रूम का दरवाजा जो है ना, ये जो दरवाजा है रूम का, ये एंट्री पॉइंट है। तो ये कमरे की अपने सर कहते हैं ना, चौखट। हाँ बस बिल्कुल। तो चौखट पे आके जहां पर क्या होता है कि एक एक कदम अंदर तो आप रूम के इन कहलाते हैं, और एक कदम बाहर तो आप रूम के आउट कहलाते हैं। तो वो जो है ना चौखट, जो है ना, जो थ्रेशोल्ड है दहलीज जिसे आप बोलते हैं, वो ये होती है, ठीक है ना। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या है, वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिससे जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो इलेक्ट्रॉन आउट निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। जैसे क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, शब्दों को समझोगे ना तो याद आसानी से देगा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं यार उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि वो अभी, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये धरती और ये स्वर्ग। तो जिसकी हालत क्रिटिकल है मतलब क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते ही धरती से कहां पहुंच जाएगा, स्वर्ग में पहुंच जाएगा ना। तो क्रिटिकल ना, ये वर्ड क्रिटिकल, थ्रेशोल्ड, ये बार बार आपके पास केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आएंगे। तो क्रिटिकल का जब भी वर्ड मतलब आएगा तो इसका मतलब होगा कोई ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, लोकेशन, फ्रीक्वेंसी, वट एवर इट इज, कि जिसके बाद क्रॉस करने पर मतलब एक लिमिट है, एक सडन चेंज आप देखोगे चीजों में। ये तो एक एनालॉगी, फिर मैंने एग्जांपल लेके समझाई। जैसे क्रिटिकल या मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसी फ्रीक्वेंसी या ऐसी एनर्जी जिसको क्रॉस करते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है या थ्रेशोल्ड कहलाता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सब तो खैर वैसे ही समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूर लिखना है आपने कि जो लैम्डा नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या क्रिटिकल वेवलेंथ कहलाता है। तो इसमें खैर छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करके आप ऐसे भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच, और यहाँ सी बाहर कॉमन ले लिया, 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। ऐसी छोटी मोटी बातें वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए, आपको पता ही है। फिर भी मतलब न्यूमेरिकल जैसे हम आगे करेंगे तो अलग अलग तरीके, जैसे मान लो ये जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू तो लिख दिया आपने, माइनस इसको वर्क फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो पता ही है आपको डब्ल्यू नॉट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको वर्क फंक्शन। ये एच न्यू नॉट जो है, इस एच न्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डब्ल्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन होता है। तो कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें सीधा वर्क फंक्शन पूछा है, तो अपने को उसको एच न्यू नॉट क्यों लिखना है, अपने सीधा डब्ल्यू नॉट निकालेंगे उसके अंदर। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर मास की बात करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को भी आप एक्सपेंड कर दो, वेलोसिटी पूछी अगले दिन, कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें उसने क्या है कि आपसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ना पूछ के वेलोसिटी पूछी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हाफ एम वी स्क्वायर भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि m की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वो कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये m की वैल्यू जो है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह की जो है, ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। और मैं आपको बताऊं कि जो है दिस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन ने दिया था ये, फॉर विच he was given the Nobel Prize.
नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, ये जो नोबेल प्राइज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मिला था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी उसकी मतलब अचीवमेंट थी। तो लोग ये सोचते हैं कि आइंस्टाइन, हालांकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसका बहुत नाम आता है, मगर जो नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को वो एक्चुअली इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये जो है मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए मिला, ठीक है। तो ये जो है सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मुलेशंस हैं, इन्हीं फॉर्मुलेशंस को लेते हुए आपने सारा जो करना है। तो कोई पर्टिकुलर बात जो आपने पूछनी हो, कोई बात जो समझ ना आई हो, कोई दोबारा बताओ। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है इसके अंदर, देखो आप, जो कि जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सारा कुछ जो आज मैंने आपको बताया है, ये जरूरी चीजें हैं, कल से कंटिन्यू कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, आई थिंक आज अपन इतना ही करते हैं इसके। ओके, कोई चैट रूम में ओके अंजलि ने पूछा है सर वर्क फंक्शन बताइए। अंजलि, वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? जैसे ये मैंने जो यहाँ लिखा वर्क फंक्शन क्या है, जो देखो यहाँ पर ये रीड करो जहाँ मैं मेरा कर्सर है, ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने क्या देखा था कि यहाँ पर इज इट ओके इस फेज में, या चलो मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमने क्या देखा था ग्राफ में, ग्राफ में हमने देखा कि जो है ना, जब हम ग्राफ के एनालिसिस करते हैं तो ग्राफ जो हमने सोचा था यहाँ बीच से शुरू नहीं होता, वो साइड से शुरू होता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ एनर्जी जो होती है, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी जो होती है, वो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में लग जाती है। भाई जैसे आज मैं आपके पास आता हूँ घर पे, जैसे आपका कोई फ्रेंड आता है, ठीक है, वो कहता है भाई चलो भाई खेलने चलते हैं अंजलि, है ना। तो अभी क्या होगा, आपको घर से निकलना कभी भी किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल ही रहता है। क्यों रहता है मुश्किल? क्यों? घर पे बैठी होती है मम्मी, और घर पे बैठे होते पापा, ठीक है, लॉकडाउन है तो पापा भी घर पे बैठे होंगे, कहाँ जाना है खेलने? कहीं नहीं जाना। तो वो न्यूक्लियस है, घर पे हमारे न्यूक्लियस बैठे हैं, वो आपको बांध के रखते हैं। तो दोस्त आ जाते हैं, चलो चलो बाजार घूम कर आते हैं, तो वो क्या होता है, मम्मी पापा पकड़ के रखते हैं, नहीं नहीं बाहर करो, मैं मत जाना, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है। तो अब आप समझो कि बाहर जो जिसने मतलब क्या है कि जिसने आपका वो अट्रैक्शन तोड़ना है, जिसके साथ आपके मम्मी पापा आपको जाने दें, उसमें भी तो दम होना चाहिए ना। तो वो एक मिनिमम ताकत वाला बंदा होना चाहिए जो जो आपको जो है वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन के विरुद्ध तोड़ के ले जा सके। तो कुछ एनर्जी जो है ना, जैसे आपका दोस्त आया बुलाने के लिए, ठीक है, आपकी फ्रेंड को यही वे चलो खेलने चलते हैं, तो मना कर दिया ना, मम्मी ने मना कर दिया, तो वो क्या करेगी, मम्मी को जाएगी, नहीं आंटी जाने दो जाने दो। तो वो सिचुएशन है कि उसने और जोर लगाया, तो उसमें क्या होगा कि एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा और मम्मी सरेंडर कर देंगे, चलो ठीक है चलो घुमाओ। तो वो जो इतनी एनर्जी जो कंज्यूम हो गई न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ने में, वो कहलाती है वर्क फंक्शन। और हर एक के घर में अलग अलग सिस्टम होता है, कहीं कहीं जो है ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, वो कहते नहीं बिल्कुल ही नहीं जाना। जैसे छोटे एटम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे एटम्स में न्यूक्लियस बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो बड़ा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से। लेकिन बड़े बड़े परिवार होते हैं उसमें वही बात है, बड़ी फैमिलीज में ठीक है यार घूमे कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा वो क्या होता है कि उसी वही सीन है कि बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो उसका वर्क फंक्शन लो होता है, कम ताकत लगती है। फ्रेंड आए बाहर, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी घर में फ्रेंड है बाहर, भैया बाहर जाना बहुत मुश्किल है, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वही सीन है कि वर्क फंक्शन क्या चीज होती है। वर्क फंक्शन अलग अलग एटम्स में अलग अलग होता है। न्यूक्लियस का जो अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन होता है, उसको तोड़ने में जो एनर्जी जाया हो जाती है, जो खर्च हो जाती है, उसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो। उससे ज्यादा जब आप एनर्जी लगाते हो तो फिर क्या होता है कि जो है इलेक्ट्रॉन में